हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये हमारा सामाजिक विज्ञान जो कि हमारा कक्षा 8, ये हमारा कक्षा 8 है दोस्तों। इसमें हम सब देखेंगे, इसमें हम सब देखने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों। ये देखिए, ये आपके विद्यालय में नई बुक जो जारी किया गया है ना, बस 2024-25 के लिए वही बुक है, सामाजिक विज्ञान। ये हमारा जो दिया है सामाजिक विज्ञान, ये सब देखिएगा। ये नई बुक का डायग्राम इस प्रकार से बनाया गया है, 2024-25 के लिए है। तो दोस्तों, इसमें हम सब देखेंगे अध्याय नंबर 2। ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा भूगोल आता है, भूगोल, इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो दिया है भूमि, मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति और वन प्राणी संसाधन। तो चलिए इसके हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। दोस्तों, ये देखिए आप सब, इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ ही बनाया हूँ, जो कि यह पीडीएफ है। यह पीडीएफ 2024-25 के जो बुक जारी किया गया ना, उसी का पीडीएफ बनाया हूँ। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नोट करने में नहीं होगा। वैसे बहुत सारे बच्चों को राइटिंग में प्रॉब्लम होता था लिखने के लिए, इसलिए मैंने पीडीएफ बनाया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। यह अध्याय 2 है। तो चलिए, इस बस बहुत सारे क्वेश्चन में बदलाव किए गए हैं। तो चलिए प्रश्न 1 देखिएगा। यह न्यू बुक का क्वेश्चन है कि पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। पहाड़ी भूभागों में, जो कि ऑप्शन है भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी या फिर बाढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भूस्खलन। क्या होगा दोस्तों? भूस्खलन में आपको टिक लगाना है बी नंबर। चलिए, अब हम सब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। इसमें से पूछा गया कि औसतन एक भारतीय प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। एक भारतीय प्रतिदिन कितना जल का उपयोग करता है? जो कि यहाँ दिया है 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर या फिर 150 लीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 150 लीटर उपयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। लगभग एक व्यक्ति जो है वो 150 लीटर पानी यूज करते हैं एक दिन में। चलिए, अब प्रश्न क्रमांक 3। इसमें से पूछा गया है प्यारे दोस्तों कि प्रश्न 3, पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए जल उपभोग के लिए अलवन जल उपलब्ध है। ऑप्शन लगभग 1%, लगभग 3%, लगभग 2% या फिर लगभग 10%। इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 1%। कितना? लगभग 1%। चलिए, अब प्रश्न क्रमांक 4। इसमें से दोस्तों पूछा गया है कि वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। संरक्षण का मतलब वन जो था उसका बचाव क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया कि वन वर्षा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करते हैं, वन मृदा के संरक्षण को रोकते हैं, वन ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने में सहायता करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है ना, लगभग 2-3 ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 कहा गया कि 1 और 2 सही है, या फिर 1 या 3 सही, या फिर 1, 2, 4 सही, या फिर 2, 3, 4 सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर सी। 1, 2 और 4 नंबर क्या है? बिल्कुल सही है। इसमें सी नंबर में टिक लगाना है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 5, जो कि यहाँ कहा गया है कि भूमि संसाधन की कमी का मुख्य कारण क्या है। ये जो भूमि संसाधन जो है दोस्तों, इसकी कमी का मुख्य कारण क्या है? जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन का है कि जल की उपलब्धता, बढ़ती जनसंख्या, तापमान परिवर्तन, या फिर जलवायु की असमानता, या फिर जलवायु की असमानता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या है, भूमि संसाधन जो इसमें कमी आ रही है। चलिए, अब दिया है प्रश्न क्रमांक 6 का है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए, जो कि प्रश्न क्रमांक 6 पहला प्रश्न इसमें है कि राष्ट्रीय उद्यान एक क्या है? प्राकृतिक क्षेत्र है। क्या है दोस्तों? प्राकृतिक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 2, खनिजों व जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को
क्या करता है? उपजाऊ बनाता है। क्या कराता है दोस्तों? मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब नंबर सी में कहा है वनस्पति की वृद्धि मुख्यतः, यहाँ पर आपको भरना है तापमान और यहाँ पर भरना है अद्वितीय अद्वितीय पर निर्भर करती है। नंबर डी, यमुना नदी औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रही है। यमुना नदी जो है दोस्तों क्या है? औद्योगिक यानी फैक्ट्री से जो कचरा निकलता है उससे क्या हो रहा है? बहुत प्रदूषित हो रही है, लेकिन इस पर सरकार को रोक लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब दिया है जीव जंतुओं का शिकार करना क्या है? अपराध है। एक कानून बनाया गया है दोस्तों कि जीव जंतुओं का शिकार करना क्या है? अपराध है। चलिए अब दिया गया है प्रश्न क्रमांक 7। इसमें से पूछा है कि भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है? किसका उपयोग किया है दोस्तों? आखिर ये जो भूमि है इसका उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो उत्तर, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। इसी के माने कृषि यानी खेती के लिए, वानिकी यानी जो जंगल था उसके लिए, खनन, सड़कों, उद्योगों की स्थापना के लिए, और भी बहुत सारे चीज हैं, लेकिन इतना आपको लिख लेना है कि इस सब कार्यों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8, भूसंखलन। भूसंखलन से क्या आशय है? मतलब भूसंखलन का आखिर इसका अर्थ क्या होता है वो बताना है आपको। भूसंखलन रोकने के उपाय लिखिए। इसको कैसे रोका जा सकता है? तो उत्तर लिखना है कि भूकंप, बाढ़, भारी वर्षा, ज्वालामुखी, सेल और मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहत संचलन को भूसंकलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूसंकलन कहा जाता है। अब फिर यहाँ पर कहा गया था इसको रोकने का उपाय आपको बताना है, तो इसके बाद लिखना है भूसंकलन को रोकने की प्रविधियां निम्नलिखित है। इसमें से आपको, इसमें देखिए दोस्तों ये हमारा पहला पॉइंट आपको लिखना है इसमें कि भूसंकलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि, मतलब पेड़ पौधे की जो संख्या है उसमें वृद्धि करना चाहिए। उसका फिर दूसरा पॉइंट लिखना है कि भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। फिर आपको ये तीसरा पॉइंट लिखना है। देखिए तीनों पॉइंट आपको लिखना है अच्छी तरह से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सब। प्रश्न क्रमांक 9 पूछा है कि मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। मृदा यानी मिट्टी जो है उसका बचाव कैसे करते हैं? कोई 4 उपाय बताना है। तो लिखना कि मृदा संरक्षण के 4। तो फिर चलिए दोस्तों अब आगे की ओर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 इसमें से दोस्तों पूछा गया था कि मृदा संरक्षण के कोई चार उपाय आपको लिखना है। तो चलिए लिखना है सबसे पहले मृदा संरक्षण के 4 उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1, वल्च बनाकर मृदा संरक्षण किया। मृदा संरक्षण का मतलब होता है दोस्तों कि मिट्टी के बचाव हम कैसे कर सकते हैं। इसमें से पहला, फिर दूसरा पॉइंट लिखना है कि वेदिका फार्म द्वारा मृदा अपरदन कम किया जा सकता है। रक्षक मेखलाएं बनाकर मृदा आवरण को बचाया जा सकता है। फिर इसमें से आपको चौथा पॉइंट लिखना है कि चट्टान बांध द्वारा मृदा संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, ये पूरा आपको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों अब आगे की ओर हम सब देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न 10। प्रश्न 10 में क्या है कि धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है? धरातल यानी कि पृथ्वी पर जल जो कितने रूप में? तो उत्तर में लिखना है कि धरातल पर जल महासागरों में भौम जल, नदियों, ये देखिए महासागरों में हो गया, फिर ये भौम जल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब 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 है कि विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? विश्व के कौन कौन से प्रदेश हैं? तो उत्तर में लिखना है कि विश्व में
कई प्रदेशों, देखिए उत्तर में लिखना है विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। ये सब लोग क्या है, वहां पर जल की कमी हो जाती है, लेकिन हमारे भारत में जल की कमी नहीं होती है, लगभग सभी को मिल ही जाता है। अब थोड़ा मोड़ा चलिए, अब ये वनों से होने वाले लाभ लिखिए। वनों से वन जंगलों से क्या क्या लाभ है, तो उत्तर में लिखना है कि वनों से होने वाले लाभ निम्नलिखित है। नंबर 1, वनों से इमारती लकड़ी, कागज, गोंद तथा रबर प्राप्त होती है। वन प्राणियों को आश्रय और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। वन भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। ये सभी आपको लिखना है, ये सब क्या है, वनों के लाभ। अब देखिए, विश्व की वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है, उनका वर्णन कीजिए। ये विश्व की जो वनस्पति है दोस्तों, उसको कितने भागों में, तो उत्तर हो जाएगा कि विश्व की वनस्पति को मुख्य रूप से 4 भागों में, कितना, तो 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, वन, वन भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। और फिर दूसरा यहाँ पे फिर है कि वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। फिर दूसरा लिखना है घास स्थल, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। गुल्म, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। और चौथा नंबर दिया है कि ठुंडा, सिर्फ ध्रुवीय प्रदेशों में ठुंडा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। कौन, मांस और लाइकेन। बस ये आपको पूरा लिख लीजिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी, किसका, तो पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में उत्तर, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में कीट अपघटक के रूप में तो गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। अब प्रश्न क्रमांक 15, इसमें से पूछा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव अभयारण्य में अंतर लिखिए। किसका, तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में अंतर। तो चलिए लिखना है कि राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव अभयारण्य में अंतर निम्नलिखित है। नंबर 1, राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है, जबकि वन्य जीव अभयारण्य में मानव गतिविधि को अनुमति होती है। इसमें वन्य जीव अभयारण्य, इसमें मतलब मानव जो वो घूम सकते हैं, जानवर को वो देख सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, ऐसा नहीं होता है। अब राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं निश्चित और परिभाषित होती है, जबकि वन्य जीव अभयारण्य की सीमा निश्चित नहीं होती है। ठीक है, इसकी सीमा अनंत हो सकती है। राष्ट्रीय उद्यान ज्यादा सुरक्षित होता है, जबकि वन्य जीवन अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में अधिक सुरक्षित नहीं होती है। 3 पॉइंट इसमें हो जाएगा। उसके बाद फिर अब हम सब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। इसमें पूछा है कि CITIS को पूर्ण रूप से लिखिए। इसकी स्थापना क्यों की, किसकी, तो CITIS। उत्तर, CITIS का पूर्ण रूप कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन ट्रेजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है। इसकी स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन प्राणी एवं पौधे के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो राष्ट्रों की सरकारों के बीच होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये लगभग प्रश्न क्रमांक 17 का है, मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाए। तो इसका चित्र आपको दोस्तों क्लास 8 का जो ज्योग्राफी है, इसको हम भूगोल कहते हैं, वहां पर चैप्टर नंबर 2, वहां पर देखिए इसका चित्र दिया गया, वहां से आप चाहें तो बना सकते हैं।
अभी दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपकी बुक में दोस्तों यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, उसको देख करके नीचे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका उत्तर बताना है। जैसे पहला प्रश्न के उपरोक्त चित्र क्या दर्शाता है, तो उत्तर उपरोक्त चित्र वेदिका फॉर्म दर्शाता है। यह चित्र किस विधि की कृषि का उदाहरण है? यह चित्र, तो उत्तर उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह चित्र यह चित्र वेदिका विधि की कृषि का उदाहरण है। नंबर 3 में कि यह फॉर्म किस तरह के स्थानों पर बनाए जाते हैं, तो उसका उत्तर है कि यह फॉर्म चौड़े, समतल, सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर यह भी समाप्त हो गया है। फिर से हम लोग अगले अध्याय को लेकर के आएंगे, कृषि वाले चैप्टर को लेकर। तो ठीक है, फिर कभी मिलेंगे। धन्यवाद।